बहू, तुम दोनों यहाँ हॉल में बैठी हो। अरे रसोई छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? दमयंती जी अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बैठे देखकर कड़कते हुए बोली। तो छोटी बहू शालिनी ने कहा, माँ जी, गर्मी के मारे हमारी जान निकल रही थी, इसलिए हम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ हवा लेने चली आई। तभी दमयंती जी की बेटी मनीषा आग में घी डालते हुए बोली, देख रही हो माँ, ये बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे इनके मायके में 24 घंटे एसी लगा रहता है। छोटी भाभी, आप थोड़ा कम एक्टिंग किया करो। अरे हमें आपके मायके के बारे में सब पता है कि वो कितने पानी में हैं। देखो दीदी, आप मुझसे बात कर रही हो तो मुझसे ही करो। ऐसे बात बात पर मेरे मायके को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी ने दो टूक जवाब दिया। माँ, तुम देख रही हो ना, महारानी कैसे जुबान लड़ा रही है। अरे तुमने इस घर की बहुओं को इतनी छूट दे रखी है कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। मनीषा ने फिर भड़काया, छोटी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से कड़े लहजे में बात करने की? अरे तुम भूलो मत, वो इस घर की लाडली बेटी। चलो अब माफी मांगो मेरी लाडली बेटी से। दमयंती जी गुस्से में बोल, माँ जी, माफी तो मांग लूंगी, पर पहले आप मेरी गलती बताइए। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इससे माफी मांगनी पड़े? देख लो माँ, अब तक तो मेरे साथ ही बदतमीजी कर रही थी, अब तुम्हारे साथ भी शुरू हो गई। लो चढ़ाओ अब सिर पे, तुमने ही सिर पर चढ़ा रखा है, तो अब भुगतो तुम। मनीषा अपनी माँ को भड़काए जा रही। तो दमयंती जी ने गुस्से से कहा, बहू, अब तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। जल्दी से माफी मांग लो। एक तो मेरी बेटी को खाना नहीं दे रही, ऊपर से तुम जुबान लड़ा रही। चलो जल्दी माफी मांगो। माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की है। अरे माना कि आपकी बेटी लाडली है, पर आप ये मत भूलिए कि मैं भी अपने घर की लाडली बेटी। मुझ में भी इनके जितने ही अकड़ है। मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाली। बहू की बात सुनकर दमयंती जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ठीक है बहू, फिर तुम अकड़ में ही रहो। तुम्हारी ये अकड़ मैं शाम को निकलवा दी। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हें वही सबक सिखाएगा। चल बेटी। दमयंती जी बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। बड़ी बहू सुनैना ये सब देखकर डर गई थी। उसने धीरे से कहा, अरे छोटी, तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुम अपने जीवन में जानबूझकर आग लगा रही हो। तुम सासू माँ के गुस्से को नहीं जानती हो। वो तुम्हारा जीवन नरक कर देंगी। दीदी, जीवन नरक करना इतना आसान नहीं है। अगर वो इस उम्र में मेरा जीवन नरक कर सकती हैं, तो मैं उनका जीवन महानरक कर सकती। देखो छोटी, पागल मत बन। शाम को जब देवर जी आएंगे तो सासू माँ उनके कान भर देंगी, और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तो भगवान ही जाने। दीदी, मैंने कहा ना कि मैं माफी नहीं मांगने वाली। मैं बिना गलती के झुक नहीं सकती। ठीक है, तुम करो अपने मन की, लेकिन तुम ये भी जान लो कि माधव और उनके छोटे भाई राहुल अपनी माँ के इशारे पर नाचते हैं। अरे माधव ने न जाने कितनी बार सासू माँ के झूठे आरोपों के कारण मेरी पिटाई कर दी है। सुनैना ने रुआंसे होकर कहा, दीदी, अब आप शाम को ही देख लेना। मैं इस बुढ़िया को इसी के जाल में फंसा दूंगी। अरे माना कि बेटा इसका कहा मानता है, पर आप ये मत भूलिए कि मैं भी उसकी पत्नी। पत्नी का पावर आपने अभी तक देखा नहीं है। आज शाम को देख लेना आप। धीरे धीरे समय का चक्कर चलता गया और दिन का पहर गुजर गया। शाम को राहुल जैसे ही घर पहुंचा तो दमयंती जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बेटा, तुम अपनी पत्नी को समझा लो। आज पूरे दिन वो हम दोनों माँ बेटी से इतनी झगड़ी है कि बस पूछ मत। पता है, तुम्हारी बहन को तो उसने ये तक कह दिया कि इस घर में रह के हराम का खाती है। बेटा, तेरे रहते हुए उसने इतना सब कुछ बोल दिया। हाँ भैया, और इतना ही नहीं, भाभी ने माँ के साथ जो किया है उसे तुम्हें जीवन भर याद रखो। मनीषा ने भी आंसू बहाए। माँ के साथ उसने क्या किया दीदी? अगर कुछ उल्टा सीधा बोला है तो मैं आज उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। राहुल को गुस्से में देखकर चालबाज माँ और बेटी मन ही मन खुश हो गई। भैया, उसने माँ से कहा कि बूढ़ी हो चली हो, अब चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो। अच्छा, ये कहा उसने? उसकी इतनी हिम्मत। माँ तुम यहीं ठहरो, मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूँ। राहुल तमतमाते हुए वहां से चला गया।
शालिनी अपने कमरे में बैठी एक गहरे ख्याल में खोई हुई। तभी राहुल ने आकर गुस्से से कहा, शालिनी, मुझे ये बताओ कि माँ के साथ तुमने बदतमीजी क्यों की? अच्छा, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मैं सुबह से जानती थी कि आपके आते ही माँ जी और दीदी आपके कान भरने में लग जाएंगी। देखो राहुल, तुम उन दोनों को गलत समझ रहे हो। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है उन दोनों से? भाई, माना कि सास ननद में थोड़ा बहुत खटास का रिश्ता रहता है, किसके घर में नहीं चलता। पर इतने भी खटास नहीं होनी चाहिए कि परिवार में ही कलह का माहौल बन जाए और पूरे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़े। ये तुम अपनी आदत सुधार दो। रुकिए राहुल, तुमने सिर्फ एक तरफा बात सुनी है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन ने मेरे मायके के लिए क्या क्या कहा है। अरे ससुराल में रह रही तो मुझे सुनाओ ना। ऐसे बात बात पर मेरे मायके वालों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्या हम बहुएं इस घर की नौकरानी है जो दिन भर काम भी करें और फिर भी बदले में भोजन के स्थान पर ताने सुनने को मिले? देखिए जी, अब बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। शालिनी की आंखों में सच्चाई और गुस्सा साफ था। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, चलो अब मामला खत्म करो। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। घर परिवार में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। चलो अब तुम ये सब बातें छोड़ो और मेरे लिए भोजन लाओ। उधर दूसरी तरफ दमयंती जी और मनीषा दोनों माँ बेटी कमरे के पास छिपकर सारी बातें सुन रहे। वो दोनों तुरंत अपने कमरे में चले गए। माँ, मुझे तो पहले से ही भैया पर शक था, आज शक यकीन में बदल गया। भैया बस हमारे सामने अपनी अकड़ का दिखावा करते हैं, असल में तो वो अपनी बीबी के गुलाम हैं। हाँ बेटी, मुझे भी भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन गया है, पर आज अपनी आंखों से देख लेने के बाद यकीन हो गया। माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये छोटी नागिन कोई जादू टोना जानती है। इसने भैया पर अपना जादू टोना करके उनको अपने वश में कर लिया है। तो चिंता मत कर बेटी, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बड़बड़ाते हुए दमयंती जी अपने कमरे में चली गई। उधर दूसरी तरफ सुबह नाश्ता बनाते हुए शालिनी और सुनैना किसी योजना के बारे में बात कर रही थी। बड़ी बहू सुनैना ने कहा, देख छोटी, माँ जी का कोई दोष नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में ये सब मनीषा दीदी का किया धरा है। वो रोज सासू माँ के कान भरती हैं। हाँ दीदी, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब तक दीदी इस घर में रहेंगी तब तक घर में क्लेश मचा रहेगा। हाँ बहन, जब तक हमारी ननद इस घर में रहेंगी तब तक हमें दुख ही दुख झेलने पड़ेंगे। सुनैना ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो शालिनी बोली, दीदी, अब क्यों ना हम दीदी का ही पत्ता काट दें? वो इस घर में अब ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। शालिनी, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती? साफ साफ बताओ ना। देखो दीदी, मेरे मामा जी का एक लड़का है, मैं उसकी शादी दीदी से करा दूं। ये ब्याह करके वो अपने घर चली जाएंगी, फिर हमारे घर में अपने आप शांति आ जाएगी। अरे राम राम बहन, तुम ये क्या करने की सोच रही हो? क्या तुम्हारे मामा के लड़के से तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है जो उसको बलि का बकरा बनाना चाहती हो? अरे ये लड़की जिसके भी घर में जाएगी उसका घर नरक बना देगी। ये पूरे घर वालों की नाक में दम कर देगी, सुनैना ने डरते हुए कहा। ये सुनकर शालिनी ने कहा, अरे नहीं दीदी, आप मेरे मामा के परिवार को जानती नहीं है। वो इसको इसकी असली औकात में ला देंगे। उनके पास इतना अथाह धन है कि वो जैसे कहेंगे ये उनके इशारे पर नाचेगी। आप तनिक भी चिंता न करें। उसी दिन शालिनी ने अपने पिता सुरेश जी को फोन किया और उन्हें अपनी ननद मनीषा की शादी के लिए सारी बात बताई। वो ये सब सुनकर खुश हो गए। अरे वाह शालिनी बिटिया, तुमने बिल्कुल सही विचार किया है। अगर मयंक की शादी तुम्हारी ननद से हो जाती है तो भाई हमारा आपसी संबंध और मजबूत हो जाएगा और एक साथ तीन परिवार हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा सोचा है तुमने। पर पिताजी, ये विवाह होगा कैसे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे बिटिया, उसकी चिंता तुम बच्चों को करने की जरूरत नहीं है। अरे हम बड़े जब तक जिंदा हैं शादी की बातें करना हमारा काम है। मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ और अपने समधी जी से इस विषय में बात करके जल्द से जल्द इस रिश्ते को तय करा दूंगा। चट मंगनी पट ब्याह होगा।
तुम्हारी ननद अपनी राजगद्दी पर जाकर बैठ जाएगी। पिताजी, आपका बहुत बहुत उपकार होगा अगर आप ये शादी तय करा देते हैं। अगले दिन ही शालिनी के पिता सुरेश जी उसके ससुराल पहुंच गए। शालिनी के ससुर हरिनारायण जी उन्हें देखते ही बोले, अरे धन्य भाग हमारे समधी जी, आज तो आप हमारे दरवाजे पर पधारे। आइए, अंदर आइए। कुछ देर औपचारिक बातें होने के बाद सुरेश जी ने कहा, समधी जी, वो दरअसल आज मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे साले साहब का एक बेटा है, उसका कपड़ों का धंधा है। ये समझ लीजिए कि जितना हम एक महीने में कमाते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा एक दिन में कमा लेता है। मुझे आपकी बेटी उसके योग्य लगी, सो मैं आपके सामने अपनी बात रखने चला आया। अरे समधी जी, नेकी, और वो भी पूछ पूछ के। अरे आप तुरंत ही शादी तय करिए। अरे भाई, आपकी बेटी हमारी बेटी और हमारी बेटी आपकी बेटी, अब इसमें पूछने जैसी कोई बात नहीं है। जाइए और आंख बंद करके इस रिश्ते को तय कराइए। आप ये समझिए कि आप अपनी बेटी के विवाह के लिए जा रहे हैं। घर जाकर सुरेश जी ने अपने साले से बात की और रिश्ता तय हो गया। देखते ही देखते 2 महीने बाद मनीषा की शादी भी धूमधाम से हो गई। मनीषा अपने ससुराल में पधार चुकी थी। वो पहले ही दिन रसोई में खाना बनाने लगी। इस घर में तो सिर्फ 3 लोग हैं, मैं तो अकेले अकेले एकदम से बोर हो जाऊंगी। यहाँ तो भाभीियों के जैसा कोई लड़ने वाला भी नहीं है। वो मन ही मन बुदबुदा रही। तभी थोड़ी देर बाद रसोई के अंदर मनीषा की सास आई और 2 रोटियां छोड़कर सारी रोटियां उठाकर ले गई। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैं करती थी अपनी भाभीियों के साथ, और यहाँ मेरे साथ भी वही होने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनीषा तुरंत अपने कमरे में आई और अपने पति मयंक से, देखो मैम, तुम्हारी माँ ने क्या किया है। पूरा खाना मैंने बनाया और माँ जी मेरे लिए बस 2 रोटियां छोड़कर पूरा खाना बाहर उठा कर ले गई। अरे तो मनीषा, इसमें इतना बवाल क्या खड़ा करना? वो हमारी माँ है, तुम उनकी शिकायत करने आई हो, और वो भी खाने के लिए? अजी, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रही, मैं तो ये बोल रही थी कि माँ जी उतनी रोटियों का क्या करेंगी। अरे अकेले तो उनसे खाया नहीं जा सकता। देखो मनीषा, तुम पहले ही दिन मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे वो माँ है, उनके मन में जो आएगा वो करेंगी। जाओ तुम खुद के लिए और रोटियां बना लो। मयंक की बात सुनकर मनीषा की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गईं। हे भगवान, हे भगवान, ऐसा तो मैं रोज अपनी दोनों भाभीियों के साथ करती थी, और यहाँ मेरे साथ पहले दिन ही वैसा ही हो गया। मैंने माँ को भड़काकर भाभीियों पर बहुत अत्याचार किया है। उसने मयंक की तरफ देखा और बोली, सुनिए जी, मैं रोज अपनी भाभीियों के साथ झगड़ती थी, शायद इसीलिए आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब आप अपनी ममेरी बहन का बदला ना लीजिए और मुझे मेरे मायके लेकर चलिए। अच्छा, तो इतना जल्दी पछतावा हो गया? चलो, मैं तुम्हारी आंखें खोलने में कामयाब रहा। मनीषा, तुम खुद से सोचो, किसी भी बहू के साथ दुर्व्यवहार करना क्या ठीक है? जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार क्या शोभा देता है? मयंक ने उसे समझाते हुए कहा तो मनीषा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मयंक, तुम अभी मुझे मेरे मायके ले चलो। उसी दिन शाम को मनीषा मयंक के साथ अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही बड़ी भाभी सुनैना ने उसे देखा तो उसे गले से लगा लिया, लेकिन मनीषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब तक छोटी बहू शालिनी और दमयंती जी भी वहां आ गई। अपनी बेटी को बहुओं के सामने हाथ जोड़ते हुए देखकर दमयंती जी हैरान रह गई। अरे बेटी, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना? अरे तुम बहुओं के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो? अगर तुम्हें ससुराल में किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ ना। ऐसे लोगों के सामने हाथ जोड़कर क्यों अपनी इज्जत घटा रही हो? माँ, मैं अपनी भाभीियों से माफी ही मांगने आई, साथ ही इनका जो हक है मैं उसे भी दिलवा के जाऊंगी। अरे बेटी, तुझे क्या हो गया है? माँ, अगर मेरे ससुराल में मुझे भी पैर की जूती समझा जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? माँ, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वैसे ही ये दोनों भी किसी की बेटियां हैं। अब आपको भी समझ लेना चाहिए कि ये इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन है। अपनी बेटी की बातें सुनकर दमयंती जी की अकड़ और घमंड दोनों एक साथ खत्म हो गए। आज उन्हें समझ आ गया कि आज बेटी के साथ भी ससुराल में वही हुआ होगा जो उसने अपनी भाभीियों के साथ किया था।
ये सोचकर दमयंती जी भी एक पल के लिए शांत हो गए। फिर दोनों बहुओं के सामने हाथ जोड़कर बोले, बहू, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी दोनों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। छोटी बहू शालिनी आगे बढ़ी और तुरंत दमयंती जी के हाथ पकड़कर नीचे कर दी। माँ जी, हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आज आपने अपने दिल का अहंकार छोड़ दिया। यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। बड़ी बहू सुनैना की आंखों में भी नमी आ गई। उसने कहा, माँ जी, हमें आपसे कभी दौलत या गहने नहीं चाहिए थे। हमें तो बस इस घर में बेटियों जैसा सम्मान और थोड़ा सा अपनापन चाहिए था। अगर आज से हमें वो मिल जाए तो समझिए कि हमारी सारी शिकायतें यहीं खत्म हो गईं। दमयंती जी ने अपनी दोनों बहुओं को अपने गले से लगा लिया। हरि नारायण जी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाग्यवान, जिस घर में बहू को बेटी और सास को माँ का सम्मान मिल जाए, वहाँ सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। उस दिन के बाद दमयंती जी ने कभी भी दोनों बहुओं में फर्क नहीं किया। मनीषा भी जब मायके जाती, अपनी भाभीियों के साथ बहन की तरह प्यार करती। जो दर्द हम दूसरों को देते हैं, एक दिन वही दर्द लौट कर हमारे सामने जरूर आता है। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, दमयंती जी की या उनकी बेटी मनीषा की? आपकी इस बारे में क्या राय है? और इस कहानी में किस पात्र के व्यवहार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? क्या आज के समाज में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।